तो सभी आईबी नाइट्स का भाई जीएलडीएन नाइट्स पर मैं स्वागत करता हूं बहुत बहुत ज्यादा ही। और आपको ई बुक तो इसकी मिल चुकी थी और कुछ लोगों ने कहा कि जो ई बुक आपने भेजी है, ठीक है, आप उस पर साथ के साथ वीडियोस भी बना दीजिएगा। तो इसलिए मैंने इसका ट्रांसलेटेड वर्जन यहाँ पर रखा हुआ है, जिससे कम टाइम में मैं समझा सकूं कि जो आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे और जो ट्रांसलेट किया जाना है उसमें फर्क क्या आएगा, वो इस वीडियो के माध्यम से आप मैच कर लेंगे। नंबर की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, लगभग थोड़ा मोटा आगे पीछे होकर के भी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विल बी क्लियरिंग इट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक था अबाउट एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन। दूसरी बात है कि एग्जाम जो है वो किसी भी टाइम अगर आपको मेल आती है, ठीक है, तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आप बता देना, इंफॉर्मेशन दे देना भाई, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हमें स्ट्रेटेजिक वीडियो बनानी पड़ेगी। वैसे मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो लगभग बना करके तैयार करने की पूरी कोशिश में हूं जल्दी से जल्दी। ओके, तो चलो शुरू कर लेते हैं। पहली बात, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये पूरा मैंने पैराग्राफ वाइज चीजें उठाई हैं। जैसे एक लाइन यहाँ पे खत्म हुई, उसका ट्रांसलेशन एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो आप पाओगे कि आवर प्लेनेट इज अंडरगोइंग सीवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब एक लाइन यहां पर खत्म हो गई, तो आप क्या देख पाओगे, आवर प्लेनेट इज अंडरगोइंग, ठीक है, यानी कि अंडरगोइंग सिवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो अब यहां से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इनकी मीनिंग। अगर ये पता नहीं हुई तो आप दिक्कत कर दोगे। जैसे आवर प्लेनेट मतलब हमारा ग्रह, प्लेनेट मतलब ग्रह, आवर प्लेनेट यानी हमारा जो ग्रह इज अंडरगोइंग सिवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। यानी ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मतलब मानव, एक्टिविटी मतलब गतिविधियां। तो जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, उनकी जो गतिविधियां है ना, इसके वजह से गंभीर स्ट्रेस यानी एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय। अब आप देखना, एनवायरमेंट को हम पर्यावरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्यावरण, ये हम एनवायरमेंट को बोलते हैं। लेकिन अगर एनवायरमेंटल आया तो क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय। समझ पा रहे हैं? तो अब पर्यावरणीय स्ट्रेस यानी कि दबाव का सामना कर रहा है, क्या कर रहा है, अंडरगोइंग मतलब उसको फेस कर रहा है वो। तो आप इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इसको आप आराम से पढ़िए। हमारा ग्रह मानव गतिविधियों के कारण गंभीर पर्यावरणीय दबाव का सामना कर रहा है। तो इजएमआर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात? इसको एज इट इज अगर आपने लिखा है तो ये लाइन आपने सही लिखा होगा। अच्छा, आगे, द मोस्ट डिस्कस्ड इशू इज ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, यही कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा, द मोस्ट डिस्कस्ड, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है तो उससे पहले दा का लगना बहुत जरूरी है। यानी दा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ चिपका हुआ आपको मिलेगा। तो मोस्ट डिस्कस्ड नहीं, आपको वहां पे क्या लिखना है, द मोस्ट डिस्कस्ड। तो यही सारी चीजें हैं जो एग्जामिनर ध्यान में रखेगा, इसके हिसाब से ही आपके नंबर कटते या जुड़ते हैं, ध्यान रखना भाई। तो द मोस्ट डिस्कस्ड इशू यानी कि ऐसा इशू, ऐसा जो है सबसे ज्यादा इसका क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। डिस्कस मतलब चर्चा करना। तो आप क्या बोलेंगे सर, सबसे अधिक चर्चा का जो विषय है वो क्या है, वैश्विक तापन या वैश्विक ताप। अब यहां पे तापन लिखा है, तापन का अगर आप सिर्फ ताप भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक, यहां पढ़ना कि सबसे अधिक चर्चा का विषय वैश्विक तापन है। आगे, अ ग्रेजुअल इंक्रीज। अब ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है सर, धीमे 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 धीमे, मतलब धीरे धीरे भाई, ठीक है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। अब ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है अर्थ का, यहां पे संबंध दिखा रहे हैं टेम्परेचर से, अर्थ का संबंध यानी पृथ्वी का जो तापमान है, अर्थ टेम्परेचर मतलब पृथ्वी का तापमान। तो आप बोलेंगे कि अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर कॉज्ड बाय गैसेस, मतलब किन गैसेस की वजह से हो रहा है, कॉज्ड बाय गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ट्रैपिंग हीट इन द एटमोस्फेयर। देखो भाई, अब यहां पे इन्होंने एक बात लिखी थी कि ट्रैपिंग क्या, ट्रैपिंग हीट इन द एटमोस्फेयर, यानी कि जो हमारा एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर को वायुमंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, एटमोस्फेयर। अब आपको पता होना चाहिए कि एटमोस्फेयर को वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलेंगे सर क्या, तो आप बोलेंगे सर कि यह वृद्धि, यानी कि जो आपका इंक्रीज हो रहा है, यह वृद्धि क्या कर रही है भाई, यह वृद्धि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों के कारण होती है, जो पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों के कारण होती है, जो वायुमंडल में ऊष्मा को फंसा लेती है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, इस बात को इन्होंने एलेबोरेट किया है। आप इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते थे, क्या आप इसको लिख सकते थे कि
अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय गैसेस। तो आप ऐसे बोल सकते थे कि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे जो धीरे धीरे तापमान जो वृद्धि है वो क्या तापमान में वृद्धि होती है जो वायुमंडल में ऊष्मा को फंसा लेती है, ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है। या ऊष्मा को फंसाने की वजह से उसके तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की वजह से। बात समझ में आई? अगली स्लाइड पर चलें। देखो भाई यहां लिखा है कि दिस फिनोमिनन, फिनोमिनन बोले तो प्रक्रिया, फिनोमिनन को क्या बोलेंगे आप? प्रक्रिया। दिस फिनोमिनन लीड्स टू मेल्टिंग पोलर आइस, यानी कि ये जो फिनोमिनन है, ये जो प्रक्रिया है, ये लीड्स टू, ये इससे होता क्या है? तो लीड्स टू मेल्टिंग पोलर आइस। अब आपको पता होना चाहिए पोलर का मतलब क्या होता है भाई? ध्रुवीय। पोलर को क्या बोलेंगे? ध्रुवीय। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि पोल को ध्रुव बोलते हैं। पोल को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो पोल अगर ध्रुव है तो पोलर क्या हो गया? ध्रुवीय, ठीक है। जैसे मैंने बताया एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण और एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो पोलर आइस यानी कि ध्रुवीय बर्फ, मेल्टिंग यानी पिघलना। तो आप बोलेंगे दिस फिनोमिनन लीड्स टू मेल्टिंग पोलर आइस, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो ध्रुवीय बर्फ के पिघलने। राइजिंग सी लेवल्स यानी समुद्र के स्तर में। अब राइज मतलब क्या होता है? वृद्धि, सी लेवल मतलब समुद्र का स्तर, ठीक है। समुद्र का स्तर, स्तर मतलब लेवल। एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम को तीव्र बोलेंगे, वेदर पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? जो हमारे मौसम में जो बदलाव है, ठीक है, पड़ने वाले, ऐसे। इंक्लूडिंग इंटेंस स्टॉर्म्स, जिसमें इंटेंस स्टॉर्म, स्टॉर्म अब इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा तेज और स्टॉर्म का मतलब हो जाता है तूफान या आंधी बोलते हैं। एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक, ड्रॉट्स मतलब क्या होता है भाई? सूखा। तो आप यहां पे क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे कि यह प्रक्रिया ध्रुवीय बर्फ को पिघलने, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा तीव्र तूफानों और लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे जैसी अत्यधिक मौसमीय घटनाओं, यहां पे आता ना आपका वेदर पैटर्न्स को क्या बोलेंगे? मौसमीय घटनाएं। तो मौसमीय घटनाओं को जन्म देती है, ठीक है। तो आप बोलेंगे दिस फिनोमिनन लीड्स, लीड्स मतलब एक तरीके से उनको लीड करती है, यानी उनको प्रोड्यूस करती है, बनाती है, जनरेट करती है, आगे बढ़ाती है इस चीज को, ठीक है। इन घटनाओं का बढ़ना क्या है? ये जो फिनोमिनन्स है वो इस फिनोमिनन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? पोलर आइस मेल्ट होता है, सी लेवल बढ़ जाता है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, हमें बहुत अजीबोगरीब मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी सर्दी में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ठीक है, और कभी अलग ही अलग चीजें पड़ जाना। अब जैसे बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ इंटेंस स्टॉर्म्स यानी काफी खतरनाक तूफान, बहुत तेजी से चलने वाले, और प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे की बात की जाती है, ठीक है। बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि सर पोल्यूशन फर्दर एक्सरबेट्स द क्राइसिस। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मैंने इसकी मीनिंग बताई है कि नहीं बताई आपको? एक्सरबेट का मतलब मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो दिस फर्दर पोल्यूशन फर्दर एक्सरबेट का मतलब होता है किसी संकट को और ज्यादा क्या कर देना? उसको बढ़ा देना, उसको, ठीक है, उसको और ज्यादा क्या कर देना? इंटेंसिफाई कर देना उस सिचुएशन को। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो यहां पे हम बोलेंगे पोल्यूशन फर्दर, यानी जो प्रदूषण है वो क्या कर देता है? वो इस संकट को, ये जो समस्याएं चल रही हैं, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस संकट को पोल्यूशन और ज्यादा क्या कर देता है? गंभीर बना देता है और खतरनाक बना देता है। तो यहां पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ पाएंगे? प्रदूषण इस संकट को क्या करता है भाई? इस संकट को अधिक गंभीर बना देता है। जैसे हम किसी सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर दें, बहुत ज्यादा वर्स कर दें, है ना, मेक द सिचुएशन वर्स। चलो आगे, यहां पे देखो अगला जो स्लाइड है, ये देखो, देखो ये आपको क्या करना है? आपने अगर पहला पैसा चाहिए जो आपको मैंने ई बुक शेयर करी थी, अब उस ई बुक में अगर आपने पहला पैसा ट्रांसलेट किया है तो आज मैच करो, देखो आपने क्या बनाया है, आपको क्या बनाना था। देखो भाई, एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीजेस हार्मफुल पार्टिकुलेट्स एंड गैसेस। अब देखो भाई, जो अब यहां पे क्या क्या चीजों की मीनिंग आपको पता होनी। सबसे पहले एयर पोल्यूशन को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर वायु प्रदूषण। क्या बोलेंगे भाई? आप कहोगे सर एयर मतलब वायु, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण फ्रॉम कहां कहां से? व्हीकल्स यानी वाहनों से, एंड इंडस्ट्रीज यानी कि आपके जो उद्योग हैं वहां से, रिलीजेस यानी कि वो छोड़ता है या उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल पार्टिकुलेट्स एंड गैसेस, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो आपके हानिकारक कण हैं उनको, और गैसेस को, गैस को आप गैस ही लगते हैं। कॉजिंग रेस्पिरेटरी इलनेस, देखो भाई इससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी का मतलब आपको पता होना चाहिए, श्वसन संबंधी, सांस लेना। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा 9th में, तो वहां पे क्या आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन
श्वसन तंत्र, है ना। तो रेस्पिरेटरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है श्वसन, सांस लेने वाला। इलनेस तो बीमारी पता है। एंड डिग्रेडिंग एयर क्वालिटी, और एयर क्वालिटी को डिग्रेड करना, यानी जो हवा की गुणवत्ता है, क्वालिटी इज कॉल्ड गुणवत्ता, उसको क्या करना, डिग्रेड करना, उसको कम करना। अब लाइन कैसे बनेगी वो देखना है कि सर वाहनों और उद्योगों से उत्पन्न वायु प्रदूषण हानिकारक कणों और गैसों को छोड़ता है, जिससे श्वसन संबंधी रोग बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता में क्या आती है, गिरावट आती है। खत्म बात। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपने ऐसा लिखा हो तो मजेदार काम कर दिया आपने। वाटर पॉल्यूशन, अब यहां पे क्या आ गया भाई, आप बोलेंगे सर वाटर पॉल्यूशन आ गया, यानी कि पानी का जो प्रदूषण है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, जल प्रदूषण बोलेंगे। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो औद्योगिक आपके, अब इंडस्ट्रियल वर्ड याद करके रख लो, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक याद करके रख लो। वेस्ट का मतलब अपशिष्ट या कचरा लिख लो, ठीक है। वेस्ट का मतलब कचरा लिख लो, या अपशिष्ट लिख पाओ, अपशिष्ट लिखो नहीं कचरा लिख लेना सिंपल फॉर्म में। तो वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड प्लास्टिक डिस्पोजल कंटेमिनेट्स, कंटेमिनेट्स का मतलब गंदा करते हैं। अब यहां दूषित करता है लिखा है, आपको दूषित याद ना आए तो भैया क्या कर दोगे, गंदी बात, आज करूंगा तेरे साथ गंदी बात, तो गंदा लिख सकते हैं आप, उसको क्या करते हैं, गंदा करते हैं, ठीक है। तो कंटेमिनेट्स रिवर्स, रिवर को और ओशियंस को, समुद्र को भी कर देते हैं, महासागरों को कर देते हैं। हार्मिंग मरीन लाइफ, इससे क्या होता है, जो मरीन लाइफ है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उसको वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ के साथ एंटरिंग द ह्यूमन फूड चेन, और जो ह्यूमन का फूड चेन है उसमें भी क्या करते हैं, वो एंटर कर जाते हैं, एक तरीके से उसमें वो प्रवेश करते हैं। तो आप पाओगे क्या लिखा होगा कि औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले जल प्रदूषण नदियों और महासागरों को दूषित करता है। अच्छा, यहां तक ही आया है अभी तक, आगे देख लेते हैं, फिर आगे आपको मिल जाएगा क्या। ये तो इसमें है ही नहीं, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लो। क्या लिख लोगे, आप ये बोलोगे कि सर हार्मिंग मरीन लाइफ एंड एंटरिंग द ह्यूमन फूड चेन। तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा आपको, क्या बोलना पड़ेगा कि सर औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो कचरे हैं और प्लास्टिक कचरे के कारण क्या होता है भाई, आप बोलेंगे वाटर पोल्यूशन, इससे जो होता है कंटेमिनेट्स, तो होने वाला जल प्रदूषण नदियों और महासागरों को, ठीक है, दूषित करता है। साथ ही मरीन लाइफ, यानी कि जो मरीन लाइफ को क्या बोलेंगे, जलीय जो आपका जीवन है, जलीय जीवन को, उसको क्या करता है, वो उसमें उसको नुकसान पहुंचाता है। और ह्यूमन का जो इंसानों का फूड चेन है, यानी कि जो भोजन का आपका चक्र है, भोजन चक्र को, उसमें क्या कर जाता है, वो प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मरीन लाइफ को और जो ह्यूमन फूड चेन है, यानी कि जो इंसानों का, ठीक है, जो मानव का जो भोजन चक्र है, उसको वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है भाई। आगे चलो, अगला देखो, बात करते हैं लैंड पॉल्यूशन की। अब तो लैंड पॉल्यूशन थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। अब एक्सेसिव का मतलब अधिक, मतलब आवश्यकता से अधिक, यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा यूज ऑफ केमिकल्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है, खराब अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, खराब अपशिष्ट। अब मान लो किसी को वेस्ट का अपशिष्ट याद ना आए तो वो कचरा लिख देना भाई, लो भाई क्या दिक्कत, कचरा वो समझ जाएंगे, अपशिष्ट मतलब कूड़ा कचरा, ठीक है, बेकार चीज है। सो लैंड पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण क्या है भाई, थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट रेड्यूसेस, यहां से पता चलता है एस और ईएस पे जाके खत्म हो गया है। बोलो भारत माता की जय, सेंटेंस खत्म होना चाहिए, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है भाई। यहां से पता चलता है कि ये सेंटेंस में हमें जो वर्ब मिला है वो कैसा है, वर्ब है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म धरती पर एकमात्र जगह आपको मिलेगा टेंस में, एंड दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, ठीक है। तो आप बोलेंगे लैंड पोल्यूशन यानी जो आपका भूमि प्रदूषण है थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट रेड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी को उर्वरता बोलते हैं, उर्वरता यानी उपज, मतलब उपज की जो क्षमता है, यानी जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है उसकी, प्रोडक्शन की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड कंटेमिनेट्स, फिर से आ गया, दूषित करता है, गंदा करता है, किसको, ग्राउंड वाटर, यानी जो भूजल है या भूमिगत जल है, भूजल या फिर भूमिगत जल, जो पानी धरती के अंदर है, उसकी बात हो रही है। अच्छा, तो आप क्या लिखेंगे सर, लैंड पॉल्यूशन। तो आप बोलेंगे सर भूमि प्रदूषण, यहां कॉमा लगाएंगे, रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग और खराब अपशिष्ट प्रबंधन, यहां पे आप कचरा भी लिख सकते हैं,
प्रबंधन के कारण मिट्टी की उर्वरता को, देखो भाई क्या बोलेंगे, मिट्टी की उर्वरता को कम करता है और भूजल को दूषित करता है। अब यहां दूषित याद ना आए तो क्या लिख दोगे, गंदा करता है। ठीक है भाई। अच्छा, आगे आगे बोलेंगे द लार्ज सॉरी अ की ड्राइवर ऑफ एनवायरमेंटल इम्बैलेंस इज डिफॉरेस्टेशन। ये लो भाई, अब देखना बात किसकी हो रही है, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की। सेंटेंस को पहले समझो, ठीक है, कि क्या बोल रहा है कि जो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस है, यानी कि जो पर्यावरणीय, देखो एनवायरमेंट पर्यावरण, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, इम्बैलेंस मतलब असंतुलन, बैलेंस मतलब संतुलन, इम्बैलेंस मतलब असंतुलन। तो पर्यावरणीय असंतुलन का एक प्रमुख कारण, की ड्राइवर, प्रमुख कारण क्या है, वो है क्या, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। तो आप इस बात को ऐसे लिखेंगे कि सर पर्यावरणीय असंतुलन का एक प्रमुख कारण वनों की कटाई है। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गया। आगे द लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट which destroys natural habitats and reduces the planet's capacity to absorb carbon dioxide। ये बात यहां पे लिखी नहीं है, पीछे है नहीं, चलो हम यहां बता देते हैं आपको। यहां पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर द लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। आप ये बोलेंगे सर खेती, खेती और अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहरी, शहरी विकास के लिए, विकास के लिए क्या किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे इसके विकास के लिए द लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर वनों की कटाई। यहां पे जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लिखा है मतलब ऐसा नहीं कि उसको साफ सुथरा कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उसको, तो आप बोलेंगे स्तर पर वनों की कटाई, वनों की कटाई, और क्या बोलोगे भाई, वनों की कटाई। तो आप बोलेंगे ऐसे, तो खेती और शहरी विकास के लिए बड़े स्तर पर वनों की कटाई क्या कर रही है भाई, डेस्ट्रॉयज नेचुरल हैबिटेट्स, जो प्राकृतिक आवास को, जो प्राकृतिक आवास को खत्म करते हैं। हैबिटेट्स मतलब जानवरों के रहने की जगह हो गई वो सब, प्राकृतिक आवास को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खत्म करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं, एंड reduces द प्लैनेट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों नहीं, एक बात मुझे बताओ, अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब करता कौन है, कौन करता है भाई CO2 को एब्जॉर्ब, पेड़ पौधे। तो अगर हम जंगल को काट देंगे रोहित भाई, तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवा पाएंगे, नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, एंड reduces प्लैनेट्स कैपेसिटी। तो आप क्या बोलेंगे, मैं यहां मिटा के लिख दूं, अगर आप नहीं बोलेंगे तब भी मिटा के लिखूंगा, तो इसलिए आप बोल दिया करो कि हाँ सर मिटा के लिख दो शांति से, तो मैं शांति से लिख दिया करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंड रिड्यूसेस प्लैनेट्स कैपेसिटी। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो हमारे ग्रह के ठीक है, जो ग्रह के कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, जो हमारे ग्रह के कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब क्या करना है, उसको सोख लेने की, यानी कि उसको ग्रहण कर लेने की। ठीक है, जो हमारे ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के सोखने की या ग्रहण करने की, सोखने या ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देता है। बात समझ में आई आपको? तो आप क्या बोलेंगे कि सर द लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो आप ये बोलेंगे कि सर खेती यानी कृषि और शहरी जो आपका विकास है, इसके लिए बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर क्या करते हैं, वनों की कटाई जो है वो क्या कर देती है, जो हमारे प्राकृतिक आवास है उसको खत्म कर देती है, और प्लेनेट की जो यानी हमारे ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड के सोखने या ग्रहण करने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है भाई, चलो आगे, बस इसके बाद 2 स्लाइड और बची है, फिर जय हिंद जय भारत। आप बोलेंगे सर एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स अ मल्टी फेस्टेड अप्रोच, यानी बहुआयामी, यानी कि एक जगह से नहीं सोच सकते, कई सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो मल्टी फेस्टेड अप्रोच हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये बोलेंगे एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, यानी इन चुनौतियों को अगर आपको निपटना है इन चुनौतियों से, तो क्या करना पड़ेगा, एड्रेसिंग मतलब इन चुनौतियों से निपटने के लिए चैलेंजेस
ये चुनौतियां रिक्वायर्स, उसमें क्या आपको लगेगा, किस चीज की जरूरत है? अब मल्टीफेस्टेड अप्रोच, यानी कि बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। किसकी जरूरत है? दृष्टिकोण की जरूरत, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की क्या है, आवश्यकता है? सरकार, अब क्या, हाँ कहां गए भाई? गवर्नमेंट्स मस्ट एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब लागू करना चाहिए, मस्ट एकदम जोर दे, करो करो करो, सरकार को बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट्स मस्ट एनफोर्स स्ट्रिंजेंट, कठोर, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, जो भी आपके पर्यावरणीय नियम कानून हैं, एंड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल मतलब रीन्यू कर दिया, जिनको नया बना दे, नवीकरणीय एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, सौर, और विंड को क्या बोलेंगे? हवा, पवन, पवन पवन, हाँ विंड को क्या बोलेंगे? पवन ऊर्जा। तो यहाँ पे सोलर, सोलर को हम क्या बोलेंगे? तो सोलर को सौर, और विंड को क्या बोलेंगे? पवन ऊर्जा। यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको भी ठीक करते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरकारों को कठोर पर्यावरणीय नियम लागू करने चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा, अब आगे उन्होंने मेंशन नहीं किया, यहां पर मेंशन नहीं, तो नवीकरणीय ऊर्जा यहां पे मैं ऐसे यहां पे लिख देता हूं, जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा में निवेश करना चाहिए, ठीक है भाई, खत्म बात। आगे है, उद्योगों को स्वच्छ तकनीकी अपनानी चाहिए। यहां पे थोड़ा भिंडी हो रखा है, वो आप देख लेना भाई, मैंने बता दिया। इंडस्ट्री शुड अडॉप्ट द क्लीनर एंड टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वो पीछे लिखा था, है ना? यहां देखो, ये इसकी हिंदी यहां पर है, क्या कि उद्योगों को स्वच्छ तकनीकी अपनानी चाहिए, तकनीकी स्वच्छ हो, इसके साथ साथ और क्या हो? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सतत विकास के लिए अप्रोच भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी तकनीकी हो वो क्लीनर तो हो, स्वच्छ भी हो, लेकिन साथ के साथ सतत यानी लंबे समय तक चलने वाली तकनीकी हो, जो स्वच्छ भी हो, ठीक है। आगे अगर बात करें व्यक्तिगत तौर पर, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, यानी व्यक्तिगत लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे? वी कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन का मतलब होता है कि अगर ऊर्जा की हम खपत को कम करें, तो व्यक्तिगत तौर पर, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर 4-5-6 लाइटें लगा रखी हैं, कुछ लोगों ने 20-20 लाइटें लगा रखी हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा कोशिश किया है कि ऊर्जा का हम कम इस्तेमाल करें, खपत कम करें हम उसका, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा की खपत को कम करना, वी कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, मिनिमाइजिंग प्लास्टिक यूज, यानी प्लास्टिक जो है उसका हम कम इस्तेमाल करें, रिसाइकलिंग राइगरसली, यानी कि एक तरीके से पुनर्चक्रण करें, ठीक है, ज्यादातर, एंड सपोर्टिंग कंजर्वेशन ऑफ एफर्ट्स, और संरक्षण प्रयासों का समर्थन, संरक्षण प्रयासों का समर्थन, यानी हमें समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कंजर्वेशन एफर्ट्स को, यानी जो चीज जो लोगों को, जो लोग क्या कर रहे हैं, चीजों का संरक्षण कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए? समर्थन करने की आवश्यकता है, सहायता देने की आवश्यकता है। आगे आप क्या बोलेंगे सर? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन इज स्कूल इन स्कूल कैन फोस्टर अ कल्चर ऑफ स्टेवॉर्डशिप। अब देखना भाई, कह रहे कि पब्लिक अवेयरनेस, अच्छा शिक्षा, आप अगर देखोगे शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं स्कूल्स में, यानी शिक्षा और जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहां पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि पब्लिक अवेयरनेस यानी कि जन आपकी जागरूकता, ये उल्टा लिख दिया है इन्होंने, यहां पे आप ठीक करना, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? जन जागरूकता एवं वहां पे क्या है, तो आप पाओगे एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरणीय, पर्यावरणीय क्या शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है, से क्या कर सकते हैं? कैन फोस्टर कल्चर ऑफ स्टेवॉर्डशिप। तो आप क्या कर सकते हैं वहां से? कैन फोस्टर यानी आप बचा सकते हैं, ठीक है, सॉरी, आप क्या कर सकते हैं? उसकी भावना विकसित कर सकते हैं। फोस्टर मतलब उस चीज को इंप्लीमेंट करना लोगों के दिलों में, तो आप उस चीज की क्या कर सकते हैं? जागरूकता से एजुकेशन स्कूल्स कैन फोस्टर कल्चर ऑफ स्टेवॉर्डशिप। स्टेवॉर्डशिप का मतलब क्या हो जाएगा भाई? कि आप उस चीज की क्या करें? बचत करें, चीजों को बचाएं। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जन जागरूकता एवं पर्यावरणीय शिक्षा से, ये हटा दो, से संरक्षण की भावना विकसित की जा सकती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, यहां पे लास्ट है, क्या बोलेंगे सर? इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल मतलब सबको पता, अंतरराष्ट्रीय, यहां पे गलती है, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय
कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, साथ देना। कोऑपरेशन इज ऑल्सो वाइटल, भी महत्वपूर्ण है। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है, इज ऑल्सो भी आवश्यक है, क्योंकि एज पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर ग्लोबल इश्यूज दैट क्रॉस बॉर्डर्स। ये बोल रहे हैं सर कि अगर हम बात करें प्रदूषण की, पॉल्यूशन बोले तो प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज को क्या बोलेंगे आप, जलवायु परिवर्तन। ये क्या है, ग्लोबल इश्यूज दैट क्रॉस बॉर्डर्स, ये वैश्विक समस्याएं हैं। ग्लोबल इश्यू मतलब वैश्विक समस्याएं, दैट क्रॉसेस बॉर्डर्स, जो क्या कर देती हैं एक तरीके से बॉर्डर को क्रॉस कर देती हैं, यानी कि एक तरीके से सीमा पार कर देती हैं, लिमिट्स क्रॉस कर देती हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, यानी कि एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक देश दूसरे देश की मदद करे, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं, चाहे वो पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज है, वो क्या करता है, वो एक ग्लोबल इश्यू है, वैश्विक समस्या। ये हमारे एक की नहीं है। जलस्तर में बढ़ाव आया या फिर मतलब बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऐसा नहीं कि खाली इंडिया वालों को गर्मी लगेगी, पाकिस्तान को नहीं लगेगी, अफगानिस्तान को नहीं लगेगी, इधर आपका चाइना को या और भी लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन सब पर फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वैश्विक समस्या है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आर दैट क्रॉस बॉर्डर्स, जो क्या है कि एक बॉर्डर क्रॉस करके ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, यानी कि सीमा पार तक जाती हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोलेंगे आप, बाय वर्किंग टुगेदर, सामूहिक प्रयास करना पड़े, एक साथ काम करते हुए, थ्रू पॉलिसी, आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, इनोवेशन, आपको नई चीजें बनानी पड़ेंगी, एंड डेली चॉइसेस, आपको रोजमर्रा की जो चॉइसेस हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वी कैन मिटिगेट द डैमेज एंड प्रोटेक्ट द प्लेनेट, हम जो डैमेज है ना, यानी जो नुकसान है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस डैमेज को, यानी जो नुकसान हुआ है उसको हम कम कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्ट द प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे अपने प्लेनेट को यानी ग्रह को क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें हिंदी थोड़ी ठीक से नहीं लिखी हुई है, जो मैं बता रहा हूं आप वैसा लिख लेना। कैसे लिखोगे कि सर एक साथ काम करते हुए, पॉलिसी नीतियां बनाकर, नया नवाचार लाकर, और रोजमर्रा की जो हमारी चॉइसेस हैं, चॉइसेस को क्या बोलेंगे भाई, कि जो हमारी जो हम चुनते हैं, है ना, चुनना एक तरीके से, रोजमर्रा की जो चीजें हम चुनते हैं, इसके थ्रू यानी कि नीतियां, नवाचार और रोजमर्रा के चुनाव से हम जो डैमेज यानी जो नुकसान हुआ है, हमारे ग्रह का जो नुकसान हुआ है, उसको हम कम कर सकते हैं और उसका संरक्षण कर सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, द गोल इज नॉट जस्ट टू रिड्यूस हार्म, यानी कि जो गोल है वो सिर्फ जो नुकसान है उसका मतलब उसको कम करना ना है, बट की क्या है, बट टू रिस्टोर बैलेंस, यानी वापस से संतुलन बनाने का है, एंश्योरिंग अ लिवेबल, रहने लायक, थ्राइविंग वर्ल्ड वेयर नेचर एंड ह्यूमैनिटी। अच्छा, यहां पे कुछ रह गया, कुछ इंग्लिश भी रह गई क्या भाई, तो ये वाली लाइन देख लेना आप, इतना तो सारा बता ही दिया, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, अगर कुछ रह गया हो तो बताना, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये जो लाया गया था, ये आपको बस ये समझाने के लिए लाया गया था कि आप जो बना रहे हैं उसमें आपको घबराना नहीं है। आप बस ये देख लो कि आप जो बना रहे हो और जो बताया जा रहा है, जो एग्जैक्टली मतलब वांटेड है, जो चाहिए, है ना, नीडेड है, क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हो। अगर वहां के आप 90% भी पहुंच पा रहे हो, 80-90% भी पहुंच पा रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन ये ना हो कि आप मीनिंग चेंज कर दे रहे हो, आप सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर दे रहे हो, वोकैबुलरी गलत सलत यूज कर दे रहे हो, स्पेलिंग गलत कर दे रहे हो, तब दिक्कत है, ठीक है। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।